पुनर्जागरण के काल में जब मानवतावाद की बात आती है तो निश्चित रूप से मानवतावादी विचारधारा के केंद्र तो विश्वविद्यालय थे, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन था, इसकी जो अभिव्यक्ति थी विभिन्न कलाओं के माध्यम से, उसमें बहुत लोगों का जो योगदान था जिसका हमने जिक्र किया। इसमें एक नाम और आता है द पाएटा। ये क्रिएशन है, कृति है, द पाएटा, जिसमें माइकल एंजेलो ने इसको बनाया है इसके चित्र में, और इस चित्र का संबंध मैरी से है। इस चित्र के माध्यम से मानवतावादी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गई है। इसके साथ ही कोपरनिकस, जिसका जिक्र मैंने किया था, कोपरनिकस संबंधी क्रांति के संबंध में, कोपरनिकस ने अपने स्वयं का आत्मचित्र बनाया। आत्मचित्र ईसा के शरीर को धारण करते हुए अपने में। मायने क्या इसके अर्थ कि अंदर ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही ईश्वर है। धर्म और धर्म कांड के नाम से जो इतना जो भ्रष्टाचार, आडंबर, दिखावा हो रहा है, उसके बदले हम मनुष्य के अंदर ही देखें, अर्थात अपने जीवन, इस धरती के जीवन के बारे में बात करें। मोक्ष के बाद के जीवन की चिंता ना कर, मोक्ष के पहले इस धरती में हमारे आने के औचित्य को, हमारे इस यहाँ आने के उद्देश्य को, उसको जाने और उसकी दिशा में कार्य करें। मानव केंद्र बिंदु रहे, हमारे सारे अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव रहे, यही विचार था। एक और बात जो इस काल में आती है, जिसे यथार्थवाद कहा जाता है, अंग्रेजी में रियलिज्म, यथार्थता का चित्रण। इस मानवतावादी विचारधारा के तहत यथार्थता का चित्रण बहुत अहम बिंदु था, और विश्वविद्यालयों में रियलिज्म पर भी काफ़ी अध्ययन किया जाने लगा उस काल में। और जो अधिकतर कलम जो धार्मिक पुस्तकों के लिए चलती थी, उससे हटकर अब लोगों ने मानव पर प्रश्न उठाते हुए, मानव के अस्तित्व पर, उसके निर्वाह पर, उसके जीवन यापन पर बहुत सारे सवाल और इसके निराकरण निकालने के प्रयास किया। अरबियों के योगदान की जब बात होती है तो हम तो इतना जानते हैं कि मध्यकाल में जब धर्म का बोलबाला था तो मठ में, गिरजाघरों में रोमन और यूनानी विद्वानों की कृतियों से वहाँ की दीवारें पटी हुई रहती थीं। इन लोगों ने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया था, और प्रचार प्रसार का जरिया भी उस समय नहीं था, जो कि बाद के काल में, पुनर्जागरण के काल में प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, छापे खाने के माध्यम से जो जरिया उपलब्ध हुआ, वो जरिया नहीं था। तो उस काल के जो भी निर्माण थे, जो भी कृतियाँ थीं, वो जस की तस दबी रह गईं। जब 14वीं शताब्दी आती है तो कई विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का जब अनुवाद किया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो बहुत उनके ऋणी हुए। ये ऋणी ही नहीं हुए, बल्कि अरब अनुवादकों के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हुए, क्योंकि इनके अनुवादों से जो अरबों द्वारा किए गए थे, अरस्तु, प्लेटो आदि के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी उपलब्ध हुई, और मालूम हुआ कि 5वीं सदी के पूर्व का रोमन काल एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही शानदार कालों में था। ये जैसे टॉलमी, मैंने जिसका जिक्र किया था खगोल शास्त्र के संबंध में, इसने भी जो पुस्तक लिखी, खगोल शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखा, यूनानी भाषा में लिखा था, इसका भी अनुवाद हुआ। और इस प्रकार मुस्लिम लेखकों ने इतावली संसार में
ज्ञान का अपार भंडार अनुवाद के रूप में छोड़ा। और उसके साथ ही साथ स्पेन के जो दार्शनिक लोग थे, अरबी दार्शनिक, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। निष्कर्ष ये कि विज्ञान और दर्शन में जिसमें प्रश्न पूछे जाने लगे, जिसमें तर्क किया जाने लगा, ऐसे विषयों में विस्तार का पूरा श्रेय इन अरबियों को जाता है। ऐसे विषयों के विस्तार का श्रेय पूरा अरबियों को जाता है। विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम भी लागू हुए, वो जहाँ पहले धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था, उसकी बहुलता थी, वहाँ आयुर्विज्ञान, कानून आदि जैसे विषय मानवतावादी केंद्र बिंदु नज़रिया लेते हुए पढ़ाया जाने लगे। और ये बात केवल इटली में नहीं हुई, इटली के अलावा ऐसी तरह का शिक्षा का प्रचार प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। वास्तुकला ने इस दौर में काफ़ी परिवर्तन देखे, काफ़ी नए नए प्रयोग देखे। और इसकी शुरुआत यदि करें वास्तुकला की बात की, तो ये जानना जरूरी होगा कि 1417 से पोप जो हैं वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली बन गए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए थे। और 1368 से जब दो तरह के पोप हुए, तो पोप के निर्वाचन से जो दुर्बलता हुई थी, दो तरह के पोप होने से वो समाप्त हुई थी। और रोम के इतिहास के अध्ययन को इन लोगों ने सतत रूप से प्रोत्साहित किया, रोम के पुराने इतिहास को, उस इतिहास को जो अंधकार युग के पूर्व का था। एक तरीके से कहा जाए तो रोमन साम्राज्यकालीन यानी 5वीं शताब्दी के पूर्व का जो रोम था, उसकी जो गरिमा थी, वास्तुकला में जो उसकी शैलियाँ वहाँ पे जिनका शैलियाँ जो लागू की गई थी, उन शैलियों का पुनरुद्धार हुआ, वे शैलियाँ वापस आईं और अब एक तरीके से ये शास्त्रीय शैली बन गई। शास्त्रीय का अर्थ क्लासिकल, क्लासिकल स्टाइल। क्लासिकल इसलिए क्योंकि ये पुरानी शैली थी और उन पुरानी शैलियों को वापस लाया गया, जिसके लिए मैंने पुनरुद्धार शब्द का उपयोग किया है। अभिजात वर्ग जो थे, अमीर लोग जो थे, उन्होंने आर्किटेक्ट को भवन बनाने के लिए नियुक्त किया, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। और बहुत सारी इसमें दीवारों में हम देखते हैं अनेक तरह के प्रयोग इस काल में हुए। माइकल एंजेलो की मूर्तियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का जो प्रतिरूप है, फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का जो प्रतिरूप बनाया, जिस व्यक्ति ने उसे ब्रूनेलेशी कहते हैं, फिलिपो ब्रूनेलेशी, उसने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में पेश किया, अब कलाकार के रूप में सामने आए। और मैंने ये पहले भी बताया कि अब जो इस काल में हम देखते हैं कि कलाएं आदि व्यक्ति के नाम से जाने लगी, श्रेणी के नाम से नहीं। इन कलाकारों ने जो पुरानी शैलियों को जो पुनर्जीवित किया, पुरानी शैलियों को जो लाया और जो क्लासिकल कहलाई, शास्त्रीय शैली कहलाई, उसका तात्पर्य क्या है, शास्त्रीय शैली से हमारा आशय क्या है। जब ये उत्खनन किया गया तो एक नयापन इन लोगों को इनकी कलाओं में दिखाई दिया। क्योंकि नयापन इसलिए कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 1000 वर्ष तक ये परंपराएं, पुरानी जो प्रथाएं थी, ये दबी रहीं। और 1000 वर्ष बहुत लंबा काल होता है किसी एक सभ्यता को पूरी तरह विस्मृत कर देने के लिए, और हुआ यही था। अब जब वो उत्खनन प्रारंभ हुआ, अरबियों के प्रयास से, अनुवादों से लोगों को नई नई जानकारियाँ रोमन सभ्यता के बारे में मिली, तो नई शैली सामने आई। ये शैली वास्तव में रोमन साम्राज्य के काल की शैली का ही एक रूप थी, जिसे हम शास्त्रीय शैली कह सकते हैं। इसकी जो विशेषता थी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें
शास्त्रीय शैली में रोम में भवनों का निर्माण होता था। जो भवन के निर्माण होते थे वे उस शैली में होते थे। दूसरा, अभिजात वर्ग या धनिक वर्ग जिससे मैंने बात की, ये लोग वास्तुविदों को नियुक्त करने लगे, निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए इनकी सेवा लेने लगे, और ये वे व्यक्ति थे जो वास्तव में इन शैलियों का गहन अध्ययन किए हुए थे। तीसरी विशेषता थी कि शिल्पकार, मूर्तिकार और चित्रकार आदि, इन्होंने दीवालों में काफ़ी कलाएं उकेरी, यानी क्लासिकल शैली में इनका भरपूर उपयोग हुआ। मैंने सिस्टाइन चैपल का जिक्र किया है, ये चौथी विशेषता है जो, और इसके साथ ही इस चैपल के भीतर की छत पर द पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर चर्च के गुंबद की डिज़ाइन माइकल एंजेलो का। ब्रूने शैली का भी जिक्र पूर्व में हो चुका है। ये अगली विशेषता जिसे हम कह सकते हैं कि भव्य गुंबद बनाने की परंपरा एक प्रारंभ हुई, भव्य गुंबद बनाने की। इसी काल में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया, और वो था जिसका पहले फिर बारंबार जिक्र हो चुका है, कलाकार के नाम से कला को जानना। कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि गिल्ड के माध्यम से। चित्रकारों के लिए नमूने तैयार किए गए, और मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार, ये लोग चूंकि यथार्थवादी थे, इन्होंने यथार्थ चित्रण पेश करने की कोशिश की। अब उन्हें मालूम हो गया था कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने दृश्य को ठीक तरीके से समझ सकता है, और प्रकाश का जो बदलते गुण है, प्रकाश, लाइट, उसके बदलते गुणों का इतना गहन अध्ययन किया था कि उसके चित्रों में एक तरीके से, जिसको हम आज कहते हैं 3 डायमेंशनल, ऐसा रूप दिखने लगा था, त्रिआयामी। तो त्रिआयामी कलाकृतियाँ उस काल में हम देखते हैं, और इसका काफ़ी कुछ श्रेय इन कलाकारों को जाता है जिनका जिक्र पूर्व में कर चुके हैं। पेंटिंग, जिसे तैल चित्र भी कहें या लेप चित्र भी कहें, ये बड़े, अगली विशेषता की यदि बात करूं तो ये बड़े चटक रंग के होते थे, गाढ़े रंग के होते थे, और इसमें हम फारसी चित्रकला का कुछ फारसी चित्रकला की छाप, उसका प्रभाव दिखाई देता है। और ये फारसी कला का प्रभाव कहाँ से आया होगा? संभावना है कि मंगोलों से, जिन्होंने इस एक काल में, चंगेज़ खान, तैमूर लंग आदि के काल में, इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रखा था, और उसका प्रभाव, और उसके बाद इन्होंने जो प्रभाव छोड़ा, उसका असर इटली की चित्रकला आदि में दिखाई पड़ता है। और इससे इटली की जो चित्रकला है उसको एक तरीके से नया रूप मिला। ये जो परंपरा थी इस तरह की चित्रकला की, ये परंपरा लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही, यानी 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, लगभग 500 वर्षों के काल में यही चित्रकला की परंपराएं जारी रहीं। पुस्तकें और प्रिंट, इसकी महत्ता का जिक्र तो बारंबार किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ और बिंदु हैं जिस पर समझना ज़रूरी है। और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रिंट का विस्तार हुआ, जो कागज़ का विस्तार हुआ, और जिसके कारण अनुवाद संभव हो पाया और अनुवाद लोगों तक पहुंच पाया, उसका काफ़ी कुछ श्रेय मंगोलों को जाता है। क्योंकि मंगोलों के दरबार में, उनके राज दरबार में ऐसे लोगों को प्रश्रय था, और उसके साथ ही मंगोलों के आने से जो बहुत लोग इटली पहुँचे, वे लोग अपने साथ ये सब जानकारी लेके आए। अपनी यात्राओं में इस तकनीक से वे लोग वाकिफ़ हुए, और कई तरह के नए नए आयाम प्रिंटिंग के मामले में इस काल में हम देखते हैं। इससे पहले क्या होता था कि ग्रंथ हस्तलिखित होते थे, कुछ ही प्रतियां होती थीं, वे प्रतियां कुछ लोगों तक पहुंचती थीं, बहुत महंगी भी होती थीं,
दायरा बहुत सीमित रहता था और इस प्रकार कहना चाहिए कि लोगों के विचार कुछ लोगों के ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहते थे। वे विचार जनता जनार्दन तक नहीं पहुंच पाते थे। जब गुटेनबर्ग ने छापे खाने का निर्माण किया तो उसने 150 प्रतियां बाइबल की छापी। 150, जो उस काल के लिए एक बहुत बड़ी संख्या थी। सच्चाई तो ये है कि ये 150 प्रतियां जितनी देर में छपी, इतनी देर में, इतने दिनों में एक धर्म भिक्षु जो बाइबल लिखता है वो मात्र बाइबल की एक प्रति ही लिख पाता। अर्थात इसके मायने ये हुए कि एक बनाम 150। देखिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आया होगा कि लोगों के विचार अब त्वरित गति से ज़्यादा लोगों में पहुंचने लगे। इस काल के जो ग्रंथ हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्लासिकी ग्रंथ, क्लासिकी ग्रंथों जिनमें अधिकतर लातिनी थे, उनका भी अनुवाद और मुद्रण और ये सब कार्य इस संभव हो पाया। छात्रों को अध्यापकों के व्याख्यान नोट्स के रूप में अब लेने की जरूरत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था प्रिंटिंग प्रेस के आने से। पूर्व में क्या होता था, अध्यापक का व्याख्यान, अध्यापक के विचार जस के तस छात्रों के द्वारा ले लिए जाते थे और वह भी बहुत सीमित संख्या में। दूसरे शब्दों में उनके विचारों से वो बंधा रहता था। छात्र अपने विचारों की स्वतंत्रता उससे विशेष नहीं रहती थी। अब जब ये व्याख्यान नोट बनने की निर्भरता समाप्त हुई तो नए नए विचारों का प्रस्फुटन हुआ, नए नए विचार सामने आए। अब विचार मत एवं जानकारी पहले की अपेक्षा से तेज़ी से बढ़ने लगी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रिंट मीडिया के आने से हुआ। नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों तक तुरंत पहुंचाई जा सकती थी। तो इस प्रकार एक नया विचार, एक नया बिंदु, एक नई सोच का प्रसार होने में कोई विलंब नहीं लगता था और ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इन सब बिंदुओं के अध्ययन के बाद, जो कि बदलती सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित हैं, जिसमें हमने जाना कि क्या क्या परंपराएं बदल रही थीं, ये परंपराएं कहाँ से ली जा रही थीं, इन परंपराओं के बदलने के कारण क्या थे, क्या जरिया था। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ें और वह है विषय कि 17वीं शताब्दी के यूरोपियनों की दृष्टि में विश्व कैसा था। 17वीं शताब्दी के यूरोपियन विश्व को किस नज़रिए से देखते थे। अब ये 17वीं शताब्दी के मायने क्या हैं, यानी आधुनिक काल को प्रारंभ हुए भी लगभग 200 से ज़्यादा वर्ष हो चुके थे। नई परंपराएं लगभग स्थापित हो चुकी थीं और पुराने अंधविश्वास, पुराने आडंबर, पुराने दिखावे ढह चुके थे। धर्म का जो बोलबाला था वह अब पीछे की ओर चला गया था और तर्क ने उसका स्थान ले लिया था। तार्किक ज्ञान इस काल की विशेषता रही है। ऐसे तार्किक ज्ञान के काल में यूरोपीय लोगों का क्या कहना था विश्व के बारे में, क्या नज़रिया था। वे दुनिया को किस नज़र से देखते थे, विभिन्न क्षेत्र में, साहित्य में, ज्ञान, साहित्य, धर्म, समाज, कला आदि के क्षेत्रों में। निश्चित रूप से उनके बदलते रवैये ने, उनके बदलती परंपराओं ने उन्हें निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा विश्व को नए नज़रिए से देखने के लिए। और तो हम थोड़ा उन बिंदुओं को देखें कि उनके लिए विश्व के अब क्या मायने थे। एक तो पहली बात, नगरों की संख्या बढ़ रही थी लगातार और नगरीय संस्कृति सामने आ रही थी। इसके साथ ही सिटी राज्य, सिटी
स्टेट, नगर, राज्य जो विकसित हो रहे थे, ये लोग सोचने लगे थे कि हम लोग ज़्यादा सभ्य हैं, गांव के लोगों से हम लोग ज़्यादा सभ्य हैं। ऐसी भावनाओं का इस समय विस्तार हुआ। अपने को ज़्यादा सभ्य समझना, ये एक भावना इस काल में देखते हैं। फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, ये जो नगर थे, ये वैसे ही कला के, शिक्षा के केंद्र बन चुके थे। तो यहाँ के लोगों की सोच इस प्रकार हो गई कि शहर के लोग, शहरी जीवन में रहने वाले लोग ज़्यादा सभ्य होते हैं। दूसरा जो नज़रिया उनका था विश्व के प्रति, वो था कि नए नए वैज्ञानिक आविष्कार और जो भौगोलिक खोजें हुई इस काल में, जिसमें कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन, ये सब की चर्चा हुई है, संपूर्ण विश्व में लोगों के जीवन यापन, रहन सहन, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। इस काल के यूरोपियनों का ऐसा मानना था कि जितने ये अन्वेषण हो रहे हैं, जितनी खोजें हो रही हैं, जितनी भौगोलिक यात्राएं हो रही हैं, इसके परिप्रेक्ष्य, जितनी वैज्ञानिक सोच बढ़ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में जितनी कलाएं हैं, साहित्य है, उसका भी बहुत विकास हो रहा है। तो उनकी नज़र में ये इस क्षेत्रों में भी विश्व में विकास का काल रहा। तीसरी विशेषता या तीसरा नज़रिया, तीसरा मुद्दा, वह था विज्ञान का, जिसमें उनका मानना था कि इस काल में विज्ञान में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। इस काल ने विज्ञान में नई सोच देखी है और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नवीन आविष्कार जो हुए, उन नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप दुनिया बदलती नजर आई। कोपरनिकस ने जो क्रांतिकारी विचार रखा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या दूसरे शब्दों में सूर्य जो है वह इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी नहीं, और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से दिन और रात होता है, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस सोच से के साथ केपलर का भी सिद्धांत सामने आया। केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणित के माध्यम से सही साबित करने की कोशिश की, सही साबित किया, क्योंकि कोपरनिकस के इस क्रांतिकारी विचार को तत्कालीन समाज में, विशेषकर धार्मिक वर्ग में, ठीक ढंग से नहीं लिया गया। लेकिन केपलर, उसने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणितीय माध्यम से सही साबित किया। इसी प्रकार इस समय हम देखते हैं चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इसमें भी काफ़ी प्रगति हुई, काफ़ी उन्नति हुई। और स्वाभाविक था, क्योंकि ये तार्किक विचारों का काल था। हर चीज़ में तर्क होता था, रीजनिंग होती थी। तो जहाँ पर रीजनिंग होती है, वहाँ वैज्ञानिक सोच निश्चित रूप से बढ़ती है, और वैज्ञानिक सोच के घर्षण से नए नए विचार, नए नए सिद्धांत सामने आते हैं। शल्य चिकित्सा में भी आधुनिक शरीर विज्ञान का प्रारंभ हुआ, और जो व्यक्ति था जिसने इस विज्ञान में महारत हासिल की, पहली बार वेसेलियस, उसका नाम था वेसेलियस, जिसने गहन अध्ययन, शरीर के गहन अध्ययन के माध्यम से संभव किया कि बहुत से रोगों की चिकित्सा अब संभव होती दिखाई दी। गुटेनबर्ग के मुद्रण का आविष्कार का जिक्र हो चुका है, और इससे क्या हुआ, यूरोप के लोगों में जो विश्व के नज़रिए की बात हो रही है, तो उन्होंने देखा कि विश्व में सब तरफ अब ज्ञान और विचारों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। ज्ञान और विचारों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है, और उसके बदले धार्मिक आडंबर और पाखंड, इससे लोगों का विश्वास कम हो चला है। यानी उनको दुनिया बदलती हुई दिख रही थी। अगला जो परिवर्तन यूरोप के लोगों ने महसूस किया
दुनिया के परिप्रेक्ष्य में वो था कि भौगोलिक यात्राएं आदि जो हुई थी उससे नई नई खोजें सामने आ रही हैं, उनका ऐसा सोचना था। नव संचालन की तकनीक यानी समुद्र जहाज चलाने की तकनीक आदि से अब लोग लंबी यात्राओं पर निकलने लगे, लंबी जल यात्राएं संभव हुई, साहसी नाविक और ऐसे राजा रानियां अब सामने आए जिन्होंने यात्रियों को प्रोत्साहित किया इन लंबी समुद्री यात्राओं में जाने के लिए। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन, इन्होंने संसार के नए नए देशों का पता लगाया, नए रास्तों का पता लगाया, नए नए समुद्री मार्ग खोजे। अफ्रीका, अमेरिका और भारत, यदि इनको देखा जाए तो इनके पहुंच मार्ग इसी काल में खोजे गए। और आप देखिए कि इसके बाद ही, इन यात्राओं के बाद ही एक तरीके से हम कहते हैं नए तरीके के साम्राज्यवाद का आना हुआ, जिसके तहत भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश बना। तो ये सब क्यों संभव हुआ? यूरोपियनों के द्वारा ऐसा उपनिवेश बनाना संभव इसलिए हुआ क्योंकि नई नई खोजें हुई, नज़रिया ही बदल गया। अगला बिंदु जो इस काल में यूरोपीय लोगों को महसूस हो रहा था वह था कि शायद यूरोप के इतिहास की अब बेहतर समझ हमें आने लगी है। यूरोप के इतिहास की समझ अब बेहतर होने लगी है। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूरोप और रोम, इसकी सभ्यता से करने लगे। यूरोप और रोम पुरानी सभ्यताएं जो थीं, जिसका अब पुनरुद्धार एक तरीके से हो रहा था, उससे अब तुलनात्मक अध्ययन संभव हो गया था और ये समझ आने लगी थी कि हम उस सभ्यता से कितने आगे कितने पीछे हैं और या हमें उस सभ्यता से क्या लेना है। अगला बिंदु इसी तारतम्य में कि शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। विश्वविद्यालयों का तो आना हुआ ही, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस और मुद्रण प्रणाली में जो परिवर्तन आए उससे काफ़ी सुविधाएं हुई। और जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है तो उसके बहुत सारे प्रभाव समाज पे पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा प्रभाव जो इस काल में शिक्षा के परिणाम स्वरूप हुआ वो था कि दास प्रथा में थोड़ी कमी आई, दास कृषक कम हुए, व्यापारिक वर्ग बढ़ा, उसमें वृद्धि हुई और शिक्षा का असर कुलीनता में पड़ता है। परिणाम क्या कि नगर के लोगों में एक नई कुलीनता, एक सम्मान की आकांक्षा दिखाई देने लगी। अगला बिंदु राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इस काल ने जैसे नगर राज्य हुए उसका जब दायरा बढ़ने लगा तो उसके बाद नए नए देशों का एक तरीके से उदय हुआ और उस उदय का कारण था कि इन देशों में अपने राष्ट्र के प्रति एक तरीके का प्रेम जागने लगा। राष्ट्रीयता की भावना, और राष्ट्रीयता की भावना तब आती है जब एक राष्ट्र हो, राष्ट्र होगा तभी राष्ट्रीयता होगी। और राष्ट्र होने के लिए आवश्यक क्या है कि उस क्षेत्र का एक अपना सीमा हो, निश्चित सीमा, उस क्षेत्र की एक अपनी खुद की कानून व्यवस्था हो, उस क्षेत्र की अपनी एक शासन व्यवस्था हो और उसके साथ ही उसका एक अपना प्रतीक चिन्ह हो, चाहे झंडे के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में, आदि आदि। तो राष्ट्रीयता की भावना का पनपना इस काल की एक विशेषता रही। नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और राजनीतिक शक्ति में शोषण की जो भावना थी उसमें थोड़ी कमी आई। सम्राटों की शक्ति में उल्टा हम देखते हैं कि वृद्धि हुई और भाषा के आधार पर अब राष्ट्रों की अलग अलग पहचान होने लगी। भाषाई आधार ये इसी काल में पनपता है, भाषा के आधार पर राष्ट्रों का उदय होना।
अगली बात जो तत्कालीन विश्व के संबंध में है, बदलती हुई परंपराओं के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करने की आदत शुरू हुई, सत्य की खोज, वाद विवाद, तर्क, कौशल, तार्किक दृष्टिकोण इस काल की परंपराएं बन गई। ये जो बिंदु आपको हम बता रहे हैं, ये वे बिंदु हैं जो 1000 वर्ष के मध्यकाल में नहीं दिखाई देते। ये वे परिवर्तन हैं, ये वे नई परंपराएं हैं जो अंधकार युग में या मध्य युग में कहीं नजर नहीं आती, और इसीलिए इन्हें आधुनिक काल कहा जाता है। ये जो तार्किक सोच है, स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करने की जो आदत हुई और सत्य की खोज, सही पहचान, अपने को जानने का प्रयास, ये सब मध्यकाल में कहीं भी नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नई परंपरा का भी इस काल में हम उद्भव देखते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस काल में था कि जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है कि मानववादी विचारधारा का अर्थ ये कि आदमी या मानव अपने इस जीवन की चिंता ज़्यादा करने लगा, मोक्ष के बाद की, मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता नहीं। वह भौतिकवादी हुआ और भौतिकवादी दृष्टिकोण इसी कारण विकसित होने लगा। जीवन में सुख कैसे पाया जाए, जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए, ये जो जीवन के सुख और संपन्न और धनी बनने का जो लगाव है, जो प्रेम है, वो इस काल से शुरू होता है। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास ये इस काल की एक विशेषता रही। भौतिकवादी युग को लेकर या भौतिकवादी विचारधारा को लेकर अनेक पुस्तकें भी लिखी गईं। तत्कालीन साहित्य में ऐसी पुस्तकों की प्रचुरता मिलती है जिसमें मानव सुख या सुखी जीवन को बारंबार दर्शाने का प्रयास किया गया है। द प्रिंस एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मैकियावेली की। एक बहुत प्रसिद्ध आदमी मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, उसने द प्रिंस लिखी और उसमें मनुष्य के इस बदलते हुए स्वभाव, बदलती हुई प्रवृत्ति का बड़ा सटीक विवरण किया है जो इस काल में हुआ। इन सब बिंदुओं के बाद, इन सब बिंदुओं को समझने के बाद, इन बदली हुई परंपराओं पर एक नज़र डालने के बाद अब हम कुछ नई बातें और जानने की कोशिश करें। और उसमें पहला बिंदु है महिलाओं की क्या स्थिति थी। तत्कालीन समाज में जो विकसित हो रहा था, कम से कम तत्कालीन मानव की नज़र में समाज बदल रहा था, विकसित हो रहा था, ऐसे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। अभिजात वर्ग जो है इसमें पुरुषों का ही प्रभुत्व बना रहा, जैसा कि पूर्व में भी था। बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा की यदि बात करें तो स्त्रियों की शिक्षा को कोई ज़्यादा सम्मानित नज़रिए से नहीं देखा जाता था, और शिक्षा प्राप्ति की इच्छा तो रखनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा लड़कों को दी जाती थी ताकि वे व्यवसाय कर सकें, ऐसा तत्कालीन लोगों का विचार था कि शिक्षा दी जानी चाहिए, पर वो लड़कों के लिए, और उसका उद्देश्य क्या, व्यवसाय। अर्थात बदले हुए समय में भी महिलाओं की स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। एक अच्छी महिला में अपेक्षित गुणों पर प्रकाश डालते हुए किसी ने लिखा है कि मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा एवं छवि में एक महिला को पुरुष के समान नहीं होना चाहिए।
मैं पुनः दोहरा दूं, मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा एवं छवि की दृष्टि में छवि में एक महिला को पुरुष के समान नहीं होना चाहिए। जैसे पुरुषों को हट्टा कट्टा और पौरुषयुक्त होना चाहिए, महिला के लिए अच्छा है कि वह कोमलता और सदृश्यता हो। ये अंतर पुरुष और महिलाओं में इस काल में भी बना रहा। यद्यपि ये काल बदलती हुई परंपराओं का है, यद्यपि ये काल नए विकसित परंपराओं का है, लेकिन महिलाओं की स्थिति मोटा मोटा जस की तस रही। विवाह में दहेज तो दिया जाता था, पर वो दहेज देने के पीछे उद्देश्य होता था कि जो पुरुष है वह अपना कारोबार बढ़ा सके। यानी दहेज का सारा पैसा कारोबार के विस्तार के लिए महिला के नाम से नहीं है। पत्नी पति को कारोबार में किसी तरह की सलाह भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसका स्थान निम्न ही रहा। छोटे व्यापार की पत्नियां जरूर, छोटे जो व्यापारी थे उनकी पत्नियां जरूर पति का हाथ बटाती थी कभी कभी, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाती थी। साहूकारों की पत्नियां भी एक तरीके से उनके काम में मदद करती थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति समाज में निम्न ही थी। इस काल में ऐसी महिलाएं भी थीं जो थोड़ी अधिक रचनात्मक निकली, लेकिन इसके आगे महिलाओं की स्थिति में हम कोई विशेष परिवर्तन इस काल में नहीं देखते। जितने भी हमने इस काल में कलाकारों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, चिकित्सा शास्त्रियों, विचारकों के नाम सुने, पढ़े, ये सारे पुरुष हैं। महिलाओं का इसमें नाम कहीं नहीं है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति इस बदलते हुए काल में भी कोई विशेष सुधार नहीं देखता है। कोपरनिकस का जिक्र बारंबार आता है, और जब भी इस काल की हम बात करें तो कोपरनिकस के द्वारा रखे गए क्रांतिकारी विचारों का जिक्र बारंबार किए बिना इस काल के अध्ययन को पूर्ण नहीं माना जा सकता। ईसाइयों की इस काल में जो धारणा थी कि पृथ्वी पापों से भरी है, मनुष्य पापी है और पापों की अधिकता के कारण पृथ्वी स्थिर है। देखिए कैसा विचार, कैसे धर्म ने इस को इंटरप्रेट किया है कि पृथ्वी जो है वो पाप का घड़ा है, मनुष्य नेचर से, प्रकृति से पापी है और इसीलिए पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच है और बाकी सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी सोच मध्यकाल तक थी। कोपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। अर्थात ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके द्वारा ये कहा जाना कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये कहा जाने का अर्थ ये हुआ कि धरती पाप का घड़ा नहीं है। यहाँ पे पाप का धरती के मूवमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है। उसने स्पष्ट किया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जितने भी हों सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो परिणाम क्या हुआ कि जो निष्ठाकारी ईसाई थे, जो पक्के ईसाई थे, वो डरे थे कि इस नई खोज से ईसाई धर्माधिकारी, ईसाई धर्म का बोलबाला, उसमें नई समस्या ना आ जाए, लोग हमारे विचारों का प्रतिकार ना करने लगे। तो कोपरनिकस की खगोलीय खोज ने सबसे ज़्यादा परेशान किसी को किया, तो वह था धार्मिक वर्ग का भय। ये जो काल है, इस काल में एक पांडुलिपि आई, रिवॉल्यूशनिज्म, इसे प्रकाशित नहीं करने दिया जाने लगा। जब वो अपनी मृत्यु के कगार पर थे, तब उन्होंने, कोपरनिकस ने ये पांडुलिपि अपने अनुयायी को सौंप दी, जिसमें उन्होंने तार्किक तरीके से ये साबित करने की कोशिश की थी कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पांडुलिपि कहीं उनके
जीते जी या उनके मरने के बाद ये धर्म तथाकथित धार्मिक लोग इसे नष्ट ना कर दें, उसने चुपचाप अपने अनुयायी को दी और इसको पांडुलिपि को प्रिंट करने में बहुत समय लग गया। बाद में तो जैसा मैंने बताया, केपलर ने गणित के माध्यम से और गैलीलियो ने अपना जो कृति है स्वर्ग, अपने गैलीलियो ने स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को एक तरीके से समाप्त कर दिया। तो गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस, इनकी खोजें, इनकी नई नई तार्किक खोज ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। केपलर का जो ग्रंथ है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को लेकर उसने जो गणित पे जो तर्क दिया, उससे उसने साबित करने की कोशिश की कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं घूमते। वृत्ताकार अर्थात बिल्कुल सर्कुलर नहीं घूमते, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते रहते हैं। ये केपलर का सिद्धांत था, गणित के आधार पर सिद्ध किया। गैलीलियो ने अपनी पुस्तक द मोशन MOTION द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। यानी विश्व गतिशील है, विश्व घूमता है, धरती घूमती है। विज्ञान जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो बताया गया था, उसके साथ अपनी पराकाष्ठा, नई ऊंचाई छुई। यानी ये इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो विचार थे, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे और इसकी तुलना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विचार की से हुए क्रांति से कर सकते हैं।